नमस्कार दोस्तों, हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ विस्तार से व्याख्या को देख रहे हैं। उसी रूप में आज का हमारा टॉपिक है ऊष्मा बजट एवं ऊष्मा संतुलन, हीट बजट एंड हीट बैलेंस। इस टॉपिक से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्न MCQ फॉर्मेट में करेंगे, साथ ही उस प्रश्न से जुड़े हुए और इस टॉपिक से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को भी विस्तार से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, कुल सूर्य तप का कितने इकाई पृथ्वी को प्राप्त होता है? ऑप्शन ए 34 यूनिट, ऑप्शन बी 45 यूनिट, ऑप्शन सी 51 यूनिट और ऑप्शन डी 71 यूनिट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 51 यूनिट या 51%। तो 51% सूर्य तप का पृथ्वी को प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कितनी इकाई सूर्य तप से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए 21 इकाई, ऑप्शन बी 25 इकाई, ऑप्शन सी 34 इकाई और ऑप्शन डी 51 इकाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 34 यूनिट पृथ्वी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सूर्य तप से प्राप्त होती है। तो 34 यूनिट सूर्य तप से पृथ्वी को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है। अब देखते हैं कि ऊष्मा बजट या ऊष्मा संतुलन होता क्या है, और उसके बाद में हम इसको डायग्राम से समझेंगे और उसके बाद में इनसे जुड़े हुए तथ्यों को देखेंगे। ऊष्मा बजट या ऊष्मा संतुलन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सूर्य से आने वाली विकिरण की जितनी मात्रा अवशोषित होती है उतनी ही मात्रा वो रिफ्लेक्ट करके वापस अंतरिक्ष में लौटा देती है। यानी सोलर रेडिएशन की जितनी मात्रा अवशोषित करता है उतनी ही मात्रा पार्थिव विकिरण के द्वारा यानी रिफ्लेक्शन के द्वारा वापस अंतरिक्ष में लौटाने की प्रक्रिया ऊष्मा बजट या ऊष्मा संतुलन कहलाती है। इस प्रक्रिया के द्वारा ही पृथ्वी पर औसत तापमान लगातार बना हुआ रहता है, जिसे हम ऊष्मा बजट या ऊष्मा संतुलन के रूप में जानते हैं। तो ऊष्मा संतुलन सामान्य रूप से क्या होता है, जो सौर विकिरण होती है यानी सूर्य से आने वाली विकिरण होती है, रेडिएशन, उसी को अवशोषित करता है और उसी अवशोषण की जितनी मात्रा होती है उसको पार्थिव विकिरण के द्वारा वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्शन कर देता है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया को हम ऊष्मा बजट या ऊष्मा संतुलन के रूप में जानते हैं। और इसी प्रक्रिया का परिणाम ही है कि पृथ्वी पर औसत तापमान लगातार बना हुआ रहता है। अब हम इसको पहले डायग्राम से देखते हैं और उसके बाद में इससे रिलेटेड जो भी तथ्य होंगे, फैक्ट होंगी, उसको देखेंगे। तो सूर्य से आने वाली सूर्य तप की मात्रा को हम 100 यूनिट के रूप में मानते हैं। तो 100 यूनिट के रूप में कुल सूर्य तप की मात्रा है, जिसमें से सूर्य की जितनी मात्रा वायुमंडल में या पृथ्वी तक पहुंचती है और उसका वापस रिफ्लेक्शन होके, परावर्तन होके वापस अंतरिक्ष में पहुंचती है, उसका पूरा लेखा जोखा बजट के रूप में जाना जाता है। उसको देखते हैं। तो 100 यूनिट सूर्य तप से प्राप्त होती है, जिसमें से बादलों के द्वारा 27 यूनिट को वापस परावर्तन करके अंतरिक्ष में लौटा दिया जाता है। प्रकीर्णन के द्वारा 6 यूनिट को वापस अंतरिक्ष में लौटा दिया जाता है और धरातलीय हिम सतह के द्वारा 2 यूनिट को वापस धरातल से अंतरिक्ष में लौटा दिया जाता है या उसका परावर्तन हो जाता है। तो कुल 35 यूनिट है वो वापस 35 यूनिट वापस परावर्तित होकर बादलों के द्वारा, प्रकीर्णन के द्वारा और हिम सतह के द्वारा वापस अंतरिक्ष में लौटा दिया जाता है। तो ये 35 यूनिट सामान्य रूप से एल्बिडो कहलाती है। तो ये 35 यूनिट निकलने के बाद में 100 में से 35 यूनिट निकाल दी जाए तो 65 यूनिट वापस अंतरिक्ष में बचती है। अब 65 यूनिट में से 14 यूनिट ऐसी है जो वायुमंडल के द्वारा
अवशोषित कर ली जाती है। तो ये 65 यूनिट, जो 35 यूनिट वापस अंतरिक्ष में परावर्तन होने के बाद में जो बचती है 65, उसमें से 14 यूनिट वायुमंडल के द्वारा या वायुमंडल में ओजोन और जल वाष्प के द्वारा अवशोषित कर दी जाती है। तो 65 में से 14 यूनिट निकाल दी जाए तो पीछे 51 यूनिट बचती है, और ये 51 यूनिट धरातल या पृथ्वी तक पहुंचती है। जो पृथ्वी का ऊष्मा बजट या धरातल तक सूर्य तप की मात्रा जो पहुंचती है वो 51 यूनिट होती है। अब ये 51 यूनिट जो धरातल तक आई है सूर्य की विकिरण या सौरिक विकिरण, उसमें से प्रकीर्णन के द्वारा, जिसे विसरित दिवा प्रकाश के रूप में जानते हैं, तो 17 यूनिट तो ये इकाई है। और प्रत्यक्ष रूप से सीधे विकिरण की बात की जाए तो 34 यूनिट सीधे सूर्य की विकिरण या सौरिक विकिरण पृथ्वी तक पहुंचती है। तो 17 और 34 मिलाकर 51 यूनिट हो गई। तो ये जो पृथ्वी तक पहुंचती है 51 यूनिट, उसमें से 17 यूनिट तो विसरित दिवा प्रकाश के रूप में और 34 यूनिट अपने प्रत्यक्ष विकिरण के रूप में धरातल तक पहुंचती है। तो ये 51 यूनिट है वो पृथ्वी का ऊष्मा बजट कह सकते हैं, या धरातल तक पहुंचने वाली सूर्य की इकाई कह सकती है। तो टोटल 100 में से 51 यूनिट धरातल तक पहुंचती हैं, जिसे पृथ्वी का ऊष्मा बजट के रूप में जानते हैं। अब ये 51 यूनिट जो पृथ्वी तक आई है, इसका वापस परावर्तन होगा, और वो भी अलग अलग इकाई के रूप में इसका परावर्तन देखने को मिलता है। 51 यूनिट में से 23 यूनिट प्रत्यक्ष पार्थिव विकिरण के रूप में वापस अंतरिक्ष में परावर्तित होती है। ठीक है, अब जो 23 यूनिट जाती है उसमें से 17 यूनिट तो सीधी निकल जाती है, लेकिन 6 यूनिट है ये वायुमंडल के द्वारा वापस अवशोषित की जाती है। तो जो 23 यूनिट पृथ्वी के द्वारा प्रत्यक्ष पार्थिव विकिरण के रूप में परावर्तित की जाती है, उसमें से ये 17 यूनिट तो सीधी अंतरिक्ष में पहुंच जाती है, और 23 में से 6 यूनिट है ये वायुमंडल के द्वारा वापस अवशोषित कर ली जाती है। तो ये 23 में से 6 यूनिट वापस वायुमंडल में रह जाती है। अब 51 में से 9 यूनिट सहवन और विक्षोभ में खर्च हो जाती है, और 19 यूनिट वाष्पीकरण में खर्च हो जाती है। तो 23 में से 6 निकाल दो, 17 सीधी वापस निकल गई, और 9 सहवन और विक्षोभ में, और 19 इकाई है जो वाष्पीकरण के रूप में वायुमंडल में खर्च हो जाती है या वायुमंडल में रहती है। अब वायुमंडल में कौन कौन सी यूनिट रह गई? तो वायुमंडल में एक तो जो प्रत्यक्ष पार्थिव विकिरण के रूप में अंतरिक्ष में परावर्तित हुई थी 23 इकाई, उसमें से 6 यूनिट वायुमंडल में अवशोषित हो जाती है, और ये जो प्रवेशी सौरिक विकिरण के रूप में हमने 65 यूनिट देखी थी, उसमें से 14 यूनिट जो पहले से ही प्रवेशी सौरिक विकिरण के द्वारा वायुमंडल में अवशोषित की गई थी। तो 6 यूनिट प्रत्यक्ष पार्थिव विकिरण की वाली और 14 वायुमंडल द्वारा अवशोषित की गई थी ये, और 9 यूनिट सहवन एवं विक्षोभ के द्वारा, और 19 वाष्पीकरण के द्वारा खर्च हुई ऊष्मा है। तो ये कुल 14 वायुमंडल के द्वारा अवशोषित की गई, और 6 भी वायुमंडल के द्वारा अवशोषित थी, 9 सहवन और विक्षोभ के द्वारा, और 19 इकाई वाष्पीकरण के द्वारा खर्च की गई थी। तो ये कुल 48 यूनिट होती है, और यही 48 यूनिट 48 यूनिट अपने वायुमंडल का ऊष्मा बजट कहलाता है। तो ये 48 यूनिट जो है ये वायुमंडल का ऊष्मा बजट कहलाता है, और ये 48 यूनिट जो 6 वायुमंडल के द्वारा अवशोषित जो पृथ्वी के द्वारा पार्थिव विकिरण के रूप में परावर्तित होती है, उसमें से 14
प्रवेशी सौर विकिरण जो सूर्य की आती है उसमें वायुमंडल के द्वारा अवशोषित की गई थी, 9 सहवन और विक्षोभ के द्वारा और 19 वाष्पीकरण के द्वारा अवशोषित की गई थी। इन सब को मिलाकर अपने 48 यूनिट अपने वायुमंडल के द्वारा अवशोषित की जाती है और यही 48 यूनिट 48 इकाई वायुमंडलीय ऊष्मा बजट के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो ये वापस जाने वाली इकाइयाँ, ये वापस जाने वाली यानी पृथ्वी पर आने वाली इकाई तो प्रवेशी सौर विकिरण के रूप में जानी जाती है और इसकी लघु तरंगे होती है और लघु तरंगे होने के कारण इसकी आवृत्ति अधिक होती है। वहीं पृथ्वी पर आने के बाद में ये प्रत्यक्ष पार्थिव विकिरण के रूप में वापस बहिर्गामी या अंतरिक्ष में परावर्तित होती है। ये दीर्घ तरंगों के रूप में होती है और इसकी आवृत्ति कम होती है। इस रूप में ये आने वाली सूर्यतप की इकाई और उसका धरातल और वायुमंडल पर आने के बाद में इसका वापस परावर्तन हो जाता है। इसको संपूर्ण रूप में देखने का प्रयास करते हैं। ये एक पूर्ण डायग्राम है जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, अब ये 100 इकाई थी। इन 100 इकाई में से बादलों के द्वारा 27 यूनिट, प्रकीर्णन के द्वारा 6 यूनिट और हिम की सतह के द्वारा 2 यूनिट। तो ये जो मात्रा है वो 35 यूनिट हो गई और ये 35 यूनिट एल्बिडो कहलाती है, जिसे हम धरातल की सतह या किसी वस्तु की सतह पर टकराने के पश्चात जितनी मात्रा सूर्यतप की वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है उसे हम एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, तो ये 35 यूनिट निकलने के बाद में हमारे पास में 65 यूनिट बचती है और इस 65 यूनिट में से 14 यूनिट वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और 14 यूनिट वायुमंडल के द्वारा अवशोषित करने के पश्चात 51 यूनिट बचती है और ये 51 यूनिट पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहलाता है। तो ये 51 पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहलाता है। अब ये 51 कैसे हुआ? तो प्रकीर्णन के पश्चात उसके बचने के वाली विकिरण यानी 17 यूनिट ऐसी है जो प्रकीर्णन के माध्यम से विसरित दिवा प्रकाश के रूप में धरातल तक पहुंचती है और 34 यूनिट है जो सीधी प्रत्यक्ष विकिरण के रूप में धरातल पर पहुंच रही है। तो 17 + 34 तो ये 51 यूनिट हो जाती है। तो 51 यूनिट तो अपने वायुमंडल में से होकर धरातल तक पहुंचती है और यही धरातल तक पहुंचने की प्रक्रिया या धरातल पर जो 51 यूनिट आती है ये धरातल का ऊष्मा बजट या पृथ्वी का ऊष्मा बजट होता है। ठीक है, उसके बाद में जो ये 51 यूनिट है, ये 51 यूनिट आने के पश्चात ये वापस परावर्तित होगी और परावर्तित होने की जो अलग अलग इकाई के रूप में देखा जाए तो ये अलग अलग इकाई के रूप में 23 जो इकाई है वो प्रत्यक्ष विकिरण के द्वारा और इस 23 में से 17 तो सीधे अंतरिक्ष में वापस परावर्तित हो जाती है, लेकिन 6 यूनिट वायुमंडल के द्वारा और अवशोषित कर ली जाती है। अब 51 में से 9 इकाई संवहन और विक्षोभ के द्वारा खर्च हो जाती है और 19 वाष्पीकरण के द्वारा खर्च हो जाती है। तो इस प्रकार 19, 9, ये जो 14 और 6 ये जो संपूर्ण इकाइयाँ मिलाकर 48 होती है और ये 48 यूनिट जो है ये वायुमंडल का ऊष्मा बजट कहलाती है। तो इस प्रकार से ये 48 यूनिट वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है और ये 48 प्लस ये जो 17 है वो प्रत्यक्ष पार्थिव विकिरण के रूप में अंतरिक्ष में परावर्तित हुआ था और 48 प्लस 17 = 65 यूनिट। तो 65 यूनिट ये और 35 यूनिट ये, तो ये कुल मिला के वापस 100 इकाई के रूप में वापस परावर्तित हो जाती है। जिस प्रकार 100 इकाई सूर्य से सूर्यतप की हमें प्राप्त होती है उतनी की उतनी 100 इकाई भी वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार इसको हमने डायग्राम से समझा। अब इनसे जुड़े हुए जो भी फैक्ट है हमने
देखे थे डायग्राम में, उसको हम रिटर्न में देख लेते हैं ताकि अच्छे से हमें समझ में आ जाए। उम्मीद करता हूँ ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये डायग्राम आपको अगर समझ में आ गया है तो बाकी सारी चीज़ें या जो भी फैक्ट है इनसे जुड़े हुए वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए अब इसके फैक्ट देख लेते हैं। तो सूर्य से प्राप्त कुल ऊष्मा 100 इकाई है, जैसा कि हमने अभी डायग्राम से देखा। तो सूर्य से प्राप्त होती है वो 100 इकाई के रूप में हम उसे मानते हैं। तो बादलों के द्वारा परावर्तन 27 यूनिट के रूप में होता है। धरातलीय हिम सतह होती है, उन हिम सतह से परावर्तन 2 इकाई के रूप में होता है। और वायुमंडलीय प्रकीर्णन के द्वारा 6 यूनिट वापस परावर्तित होता है। तो प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन वायुमंडलीय धूल, धुआं, राख के कण होते हैं, इनसे टकराकर सूर्य की किरणें वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है, इसे हम प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, कुछ इकाई इस प्रकीर्णन के माध्यम से दिवा प्रकाश के रूप में धरातल तक भी आती है। तो कुछ इकाई जो वापस अंतरिक्ष में परावर्तित होती है वो तो 6 इकाई है, और जो धरातल पर आती है दिवा प्रकाश के रूप में विसरित दिवा प्रकाश, वो 17 यूनिट होती है। ठीक है, तो वायुमंडल के द्वारा 27 यूनिट, धरातलीय हिम द्वारा परावर्तित होकर 2 यूनिट, और वायुमंडलीय प्रकीर्णन द्वारा जो परावर्तित होती है वो 6 यूनिट होती है। तो इस प्रकार ये कुल मात्रा जो है वो 35 यूनिट वापस परावर्तित हो जाती है। और ये 35 यूनिट जो है वो एल्बिडो के रूप में मानी जाती है या कहलाती है। अब 35 यूनिट जो है वापस परावर्तित होगी, और 35 यूनिट परावर्तित या परावर्तन होने के पश्चात 65 यूनिट बचती है। तो 65 यूनिट में से हमने देखा था, अब ऊष्मा, पृथ्वी का ऊष्मा बजट और वायुमंडल का ऊष्मा बजट अलग अलग रूप में से देख लेते हैं। तो 65 यूनिट देखिए, उसमें से 14 जो यूनिट है वो वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर दी जाती है। वायुमंडलीय ओजोन या जल वाष्प के द्वारा उसे अवशोषित कर ली जाती है। अब उसकी वायुमंडलीय ऊष्मा बजट को देखते हैं, तो अलग अलग देख लेते हैं उसको, वायुमंडलीय ऊष्मा बजट और पृथ्वी का ऊष्मा बजट, ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। पहले है पृथ्वी का ऊष्मा बजट। तो पृथ्वी का ऊष्मा बजट, कुल पृथ्वी का ऊष्मा बजट कितना होता है? तो कुल पृथ्वी का ऊष्मा बजट 51 यूनिट होता है। ठीक है, तो 51 यूनिट पृथ्वी का ऊष्मा बजट या पृथ्वी पर आने वाले सूर्य तप की इकाई के रूप में मानी जाती है। अब 51 यूनिट को अलग अलग देख लेते हैं। तो प्रत्येक सौर विकिरण, सूर्य से आने वाली सीधी विकिरण जो सोलर रेडिएशन के रूप में प्राप्त होती है वो 34 यूनिट होती है। तो 34 यूनिट ऐसी होती है जो सूर्य से सीधे रूप में या प्रत्यक्ष रूप से सूर्य की किरणें धरातल तक या पृथ्वी की सतह पर आती है। और प्रकीर्णन के द्वारा, प्रकीर्णन में हमने देखा था वायुमंडलीय धूल, धुआं, राख या उन कणों के माध्यम से विसरित होकर 17 जो यूनिट है, 17 यूनिट पृथ्वी तक पहुंचती है। तो अपने 34 यूनिट और 17 यूनिट मिलाकर 51 यूनिट पृथ्वी तक पहुंचती है, और ये पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहलाता है। तो ये 51 यूनिट पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहलाता है। अब जो पृथ्वी का ऊष्मा बजट 51 यूनिट है, अब ये 51 यूनिट वापस परावर्तित होकर किन रूपों में वापस जाती है उसको भी देख लेते हैं, जिसे हम पार्थिव ऊष्मा संतुलन के रूप में जानते हैं। यानी जितनी ऊष्मा या सूर्य तप की इकाई हमें प्राप्त होती है, जैसे पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में 51 यूनिट प्राप्त होती है, और उसका वापस परावर्तित होकर किन रूपों में, किन किन अलग अलग भागों के रूप में वापस जाती है उसको देखती है। तो कुल प्राप्त ऊष्मा हमने देखा, तो कुल प्राप्त ऊष्मा 51 यूनिट है। अब ये नष्ट कहाँ होती है, वापस इसका परावर्तन किन में होता है? तो प्रत्यक्ष पार्थिव विकिरण के रूप में 23 यूनिट होता है। वाष्पीकरण में खर्च ऊष्मा, तो ये वाष्पीकरण में 19 यूनिट खर्च होती है। और संवहन और विक्षोभ में खर्च ऊष्मा, तो ये 9 यूनिट होती है। तो 23 यूनिट, 19 यूनिट और 9 यूनिट, ये कुल मिला के वापस 51 यूनिट के रूप में वापस ऊष्मा अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। तो जिस प्रकार से 51 यूनिट हमें प्राप्त होती है, उसी 51 यूनिट का वापस परावर्तन हो जाता है, जिसमें
23 यूनिट प्रत्यक्ष पार्थिव विकिरण के रूप में, वाष्पीकरण के रूप में 19 यूनिट और सहवन और विक्षोभ के रूप में 9 यूनिट, जैसे कि हमने डायग्राम में भी उसको अच्छे से देखा था। अब वायुमंडलीय ऊष्मा बजट को देख लेते हैं। जैसे पृथ्वी का ऊष्मा बजट था 51 यूनिट और वायुमंडलीय ऊष्मा बजट की बात करें तो 48 यूनिट की बात करते हैं। तो वायुमंडलीय ऊष्मा बजट कुल कितना है, तो वायुमंडलीय ऊष्मा बजट 48 यूनिट होता है। और इसमें से कहाँ पर कितनी ऊष्मा खर्च होती है या उसका परावर्तन होता है उसको देख लेते हैं। परिवेशी सौरिक विकिरण यानी वायुमंडल के द्वारा अवशोषित जो सूर्य से आने वाली किरणें होती है उनको 14 यूनिट के रूप में वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर दिया जाता है, या उसका परिवेशी सौरिक विकिरण सूर्य से आने वाली विकिरण का अवशोषण या उसका वायुमंडल के द्वारा अवशोषण कर दिया जाता है। ओजोन के रूप में जल वाष्प के द्वारा अवशोषण कर दिया जाता है। 6 यूनिट प्रभावी विकिरण के रूप में जो हमने देखा था कि पृथ्वी से पार्थिव विकिरण के रूप में जब अंतरिक्ष में वापस इकाई जाती है 23, उसमें से 6 यूनिट वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर दिया जाता है और 17 यूनिट वापस सीधे अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। सहवन और विक्षोभ के रूप में 9 इकाई और संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में या वाष्पीकरण के रूप में 19 इकाई होती है। तो ये कुल मिलाकर 14, 6, 9 और 19 कुल 48 यूनिट जो है 48 यूनिट जो है ये वायुमंडल की ऊष्मा बजट है और इसके रूप में वापस इसका परावर्तन होता है। अब हम इसको इजी वे में एक डायग्राम से समझते हैं ताकि आसानी से हमें ये समझ में आ जाए। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी का ऊष्मा बजट। हमें पता है कितना है 51 यूनिट। अब ये 51 यूनिट प्राप्त कैसे होता है, तो 34 यूनिट जो है प्रत्यक्ष विकिरण के द्वारा प्राप्त होता है और जो 17 यूनिट है जो विसरित दिवा प्रकाश के द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो कुल इनकी मात्रा कितनी हो गई, कुल इनकी मात्रा 51 इकाई हो गई। ठीक है, तो 51 इकाई पृथ्वी का ऊष्मा बजट है और किन से प्राप्त होता है, तो 34 जो यूनिट है वो प्रत्यक्ष विकिरण के द्वारा और 17 जो यूनिट है वो विसरित दिवा प्रकाश के द्वारा हमें प्राप्त होता है, यानी पृथ्वी तक सूर्य तक की इकाई प्राप्त होती है। अब ये 51 यूनिट जो हमें प्राप्त होती है इनका वापस परावर्तन किन किन रूपों में होता है, तो इनका परावर्तन 23 जो है 23 इकाई जो है वो प्रत्यक्ष पार्थिव विकिरण के द्वारा होता है। 19 यूनिट है जो वाष्पीकरण के द्वारा और जो 9 यूनिट है ये सहवन और विक्षोभ में खर्च ऊष्मा के द्वारा इसका परावर्तन होता है। तो जिस प्रकार से हमें 51 धरातल तक सूर्य तप की इकाई प्राप्त होती है उसका वापस परावर्तन देखा जाए तो 23 यूनिट प्रत्यक्ष पार्थिव विकिरण के द्वारा, 19 यूनिट वाष्पीकरण के द्वारा और 9 यूनिट सहवन और विक्षोभ के द्वारा परावर्तित हो जाती है। जिस प्रकार से पृथ्वी पर 51 यूनिट प्राप्त होती है उसी के रूप में वापस 51 यूनिट भी उसका परावर्तन हो जाता है। ये तो था पृथ्वी का ऊष्मा बजट 51। अब देख लेते हैं वायुमंडल का ऊष्मा बजट। तो वायुमंडल की ऊष्मा बजट की बात करें तो वायुमंडल का ऊष्मा बजट कुल 48 यूनिट के रूप में हम प्राप्त करते हैं। 48 यूनिट के रूप में कौन कौन सा है, तो सबसे पहले तो 14 यूनिट जो है ये हमें प्रत्यक्ष सौरिक विकिरण के द्वारा प्राप्त होता है जो ओजोन और जल वाष्प के द्वारा अवशोषित किया जाता है। 14 के अलावा 34 जो यूनिट है ये हमें अलग अलग रूपों में प्राप्त होता है, जिसमें 6 यूनिट प्रभावी विकिरण के रूप में प्राप्त होता है, 19 संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में प्राप्त होता है और 9 है जो सहवन और विक्षोभ के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो ये 48 यूनिट जो है अलग अलग रूपों में हमें प्राप्त होता है और उसका अलग अलग वितरण भी होता है। तो 14 जो हमें प्रत्यक्ष सौरिक विकिरण के रूप में प्राप्त होता है, जिसमें बाकी 14 और 34 मिलाकर टोटल 48 यूनिट हो जाता है। अब 34 में कौन कौन सी यूनिट है, तो 6 यूनिट प्रभावी पार्थिव विकिरण के द्वारा, 19 संघनन की गुप्त ऊष्मा के द्वारा और 9 यूनिट है जो अपने सहवन और विक्षोभ के द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। तो ये सब मिलाकर वायुमंडल का 48 यूनिट बजट बनाता है। तो इस प्रकार वायुमंडल का ऊष्मा बजट देखा जाए तो 48 यूनिट वायुमंडल का ऊष्मा बजट है और पृथ्वी का ऊष्मा बजट देखा जाए तो पृथ्वी का ऊष्मा बजट है वो
51 यूनिट। ठीक है, इस प्रकार ये अलग अलग देख लिया हमने ताकि आसानी से ये हमें इस वे से हम इसको समझ सकते हैं। तो इसको तो हम सिर्फ ऊष्मा बजट के रूप में देखते हैं। ये तो ऊष्मा बजट हो गया, यानी पृथ्वी का ऊष्मा बजट 51 प्राप्त हुआ। किन किन से प्राप्त हुआ, ये अलग अलग, जैसे 34 जो है हमें प्रत्यक्ष विकिरण के द्वारा और 17 विसरित दीवा प्रकाश के द्वारा। तो कुल की मात्रा होगी 51, और इसका वापस परावर्तन देखा जाए तो 23 जो यूनिट है वो वापस प्रत्यक्ष विकिरण के द्वारा, 19 वाष्पीकरण में खर्च ऊष्मा के द्वारा, और 9 जो है अपने सहवन और विक्षोभ के द्वारा प्राप्त होती है। तो ये वापस अंतरिक्ष में परावर्तन होने की इकाई है। तो परावर्तित होकर वापस 51 यूनिट वापस चले जाती है। जिस प्रकार 51 यूनिट हमें प्राप्त होती है पृथ्वी पर, उसी का वापस 51 यूनिट उसका वापस परावर्तन हो जाता है। ठीक उसी रूप में 48 यूनिट हमने वायुमंडल का ऊष्मा बजट देखा। 58 यूनिट हमें प्राप्त कहाँ से होता है, 14 जो है वो प्रत्यक्ष सौरिक विकिरण के द्वारा, और 34 जो है अलग अलग, जिसमें 6 यूनिट प्रभावी या पार्थिव विकिरण के द्वारा, 19 संघनन की गुप्त ऊष्मा के द्वारा, और 9 सहवन और विक्षोभ के द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, तो इनका ये अलग अलग देख लिया ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विक्षोभ एवं सहवन द्वारा ऊष्मा नष्ट या परावर्तित होती है। ठीक है, ऑप्शन ए 9 यूनिट, ऑप्शन बी 6 यूनिट, ऑप्शन सी 19 यूनिट, और ऑप्शन डी 17 यूनिट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 9 यूनिट। ठीक है, तो 9 यूनिट जो है विक्षोभ एवं सहवन के द्वारा वापस परावर्तित होती है। अगला प्रश्न है, बादलों द्वारा सूर्य विकिरण का कितने इकाई परावर्तित होता है। ऑप्शन ए 14 यूनिट, ऑप्शन बी 27 यूनिट, ऑप्शन सी 9 यूनिट, ऑप्शन डी 51 यूनिट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 27 यूनिट। ठीक है, तो 27 जो यूनिट है वो बादलों के द्वारा सूर्य तप या सूर्य की इकाई या सूर्य विकिरण को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित करता है। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल का ऊष्मा बजट है। ऑप्शन ए 48 यूनिट, ऑप्शन बी 51 यूनिट, ऑप्शन सी 65 यूनिट, और ऑप्शन डी 100 यूनिट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 48 यूनिट। तो वायुमंडल का ऊष्मा बजट 48 यूनिट है, जैसा कि हमने अभी डायग्राम में भी देखा था। अलग अलग देखा, पृथ्वी का ऊष्मा बजट देखा, वायुमंडल का भी ऊष्मा बजट देखा। अगला प्रश्न है, बादलों, धरातलीय हिम सतह एवं वायुमंडलीय प्रकीर्णन से परावर्तित होने वाली इकाइयाँ संपूर्ण रूप से कहलाती है। ऑप्शन ए पार्थिव विकिरण, ऑप्शन बी कृष्णिका, ऑप्शन सी एल्बिडो, ऑप्शन डी तापीय विसंगति। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एल्बिडो। तो जो बादल है उनसे हिम की सतह है, और वायुमंडलीय प्रकीर्णन से जो भी सूर्य की विकिरण प्राप्त होती है, इनसे टकराकर वापस अंतरिक्ष में जो परावर्तित इकाइयाँ होती है उनको संपूर्ण रूप से हम एल्बिडो के रूप में जाना जाता है। तो अब देखते हैं एल्बिडो क्या है। तो एल्बिडो पृथ्वी की सतह या किसी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाली सूर्य की विकिरण के जितने भाग का वापस अंतरिक्ष या वायुमंडल में परावर्तित होती है उसे हम एल्बिडो कहा जाता है। ठीक है, यानी सूर्य की जो भी विकिरण प्राप्त होती है जिसमें बादलों के द्वारा, प्रकीर्णन के द्वारा और हिम सतह के द्वारा या उन सतह से टकराने के पश्चात वापस अंतरिक्ष में परावर्तित या परावर्तन होने वाली इकाई को एल्बिडो कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जो वस्तु जितनी अधिक गर्म होगी उससे विकिरण ऊर्जा उतनी ही अधिक निकलती है। कौन सा नियम होगा। ऑप्शन ए शुद्ध विकिरण का नियम, ऑप्शन बी प्रतिलोम विकिरण का नियम, ऑप्शन सी स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम, और ऑप्शन डी बॉयल का नियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम। जो वस्तु जितनी अधिक गर्म होगी उससे
विकिरण ऊर्जा उतनी ही अधिक निकलती है। अब इनसे जुड़े हुए तथ्यों को देख लेते हैं। सबसे पहला है शुद्ध विकिरण का नियम। शुद्ध विकिरण के नियम में क्या है कि सूर्य से आने वाली विकिरण है, यानी सूर्य तप से जो भी विकिरण आती है अर्थात प्रवेशी सौर विकिरण के रूप में जानते हैं, तथा वापस जिसे पार्थिव विकिरण के द्वारा पृथ्वी से वापस लौटा दिया जाता है, उसके अंतर को शुद्ध विकिरण के रूप में जानते हैं। यानी सूर्य से आने वाली विकिरण की मात्रा या उसकी इकाइयाँ और वापस परावर्तित या परावर्तन होने वाली सूर्य तप की इकाई के अंतर को हम शुद्ध विकिरण के रूप में मानते हैं, और ये शुद्ध विकिरण शून्य होता है। ठीक है, ये शुद्ध विकिरण का नियम हो गया। स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम, ये नियम कृष्णिका यानी ब्लैक बॉडी से होने वाले विकिरण से संबंधित है। अब कृष्णिका वह काल्पनिक वस्तु होती है जो परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन किए बिना सभी विद्युत चुंबकीय विकिरण या सूर्य की जो विकिरण होती है उनको अवशोषित कर देती है तथा ऊर्जा का विकिरण करती है, जिसे हम स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम के रूप में जानते हैं। बॉयल का नियम क्या है, इसको देख लेते हैं। तो बॉयल का नियम आदर्श गैस का दाब और आयतन के साथ संबंध को बताता है। यानी जो आदर्श गैस है उसका दाब के साथ और आयतन के साथ क्या संबंध है, इसका निर्धारण या इसके संबंध को बताने वाला नियम बॉयल का नियम होता है। इनके अनुसार एक निश्चित ताप पर गैस का आयतन दाब के आयतन का व्युत्क्रमानुपाती यानी उसके विपरीत होता है। यानी एक निश्चित तापमान पर जो गैस का आयतन जो होगा वो दाब के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है, किसी स्थान विशेष का औसत तापमान तथा उस स्थान के अक्षांश का औसत तापमान का अंतर कहलाता है। ऑप्शन ए तापीय विसंगति, ऑप्शन बी शुद्ध विकिरण, ऑप्शन सी तापीय विलोमता और ऑप्शन डी ताप प्रवणता। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तापीय विसंगति। तो किसी स्थान विशेष का तापमान तथा उस स्थान या उस स्थान से संबंधित अक्षांश का तापमान के अंतर को तापीय विसंगति के रूप में जाना जाता है। अब तापीय विसंगति क्या है उसको देख लेते हैं। तापीय विसंगति किसी स्थान का अक्षांशीय तापमान और उस स्थान के समताप रेखा के तापमान में अंतर को हम तापीय विसंगति के रूप में जानते हैं। तापीय विसंगति दो प्रकार की होती है, एक धनात्मक तापीय विसंगति और दूसरी ऋणात्मक तापीय विसंगति। सबसे पहले धनात्मक तापीय विसंगति को देख लेते हैं। यदि किसी स्थान का तापमान उस स्थान की समताप रेखा से क्या हो अधिक हो तो उसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक तापीय विसंगति कहते हैं। यानी किसी स्थान का तापमान वहाँ की समताप रेखा से क्या होना चाहिए, अगर अधिक होगा तो उसे हम धनात्मक तापीय विसंगति कहते हैं। और ऋणात्मक तापीय विसंगति देखा जाए तो किसी स्थान का तापमान उस स्थान की समताप रेखा से अगर क्या है कम है तो उसे हम ऋणात्मक तापीय विसंगति के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार ये तापीय विसंगति हो गया। तापीय विसंगति से क्या तात्पर्य है, तापीय विसंगति से तात्पर्य किसी स्थान का तापमान और वहाँ पर अक्षांश रेखा के तापमान के अंतर को हम तापीय विसंगति कहते हैं। और तापीय विसंगति सामान्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक तो है अपने धनात्मक तापीय विसंगति और दूसरी है ऋणात्मक तापीय विसंगति। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सतत ऊर्जा घाटे के क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी उच्च अक्षांशों पर, ऑप्शन सी ध्रुवों पर और ऑप्शन डी सब जगह समान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ध्रुवों पर। तो सतत ऊर्जा घाटे के क्षेत्र ध्रुवों पर पाए जाते हैं। अब ये क्या होता है उसको देखते हैं, सतत घाटे के क्षेत्र क्या होते हैं। तो धरातल के विभिन्न भागों पर सौर ऊर्जा प्राप्ति और उसका निर्गमन अलग अलग दर से होता है। यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा और उसका वापस परावर्तन की जो दर होती है वो अलग अलग
दर से होती है, यानी प्राप्त होने की दर भी अलग अलग होती है, तो उसका परावर्तन होने की दर भी अलग अलग होती है। किसी कारणों से कुछ स्थानों पर, जैसे कुछ स्थान हो सकते हैं जो धरातल पर भी हो सकते हैं, तो किसी कारण से कुछ स्थानों पर ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है तो कुछ स्थानों पर ऊर्जा कम प्राप्त होती है। यानी कुछ स्थानों पर ऊर्जा अधिक की क्षेत्र बनती है तो कुछ स्थानों पर ऊर्जा के अल्पता के क्षेत्र भी बनते हैं। यदि प्रवेशी सौरिक विकिरण यानी सूर्य से आने वाली विकिरण से बहिर्गामी यानी वापस जो परावर्तित होती है वे विकिरण अगर अधिक होती है तो वहाँ पर ऊर्जा घाटे के क्षेत्र बनते हैं। यानी जो सूर्य से आने वाली विकिरण है उनसे अगर परावर्तन होने वाली विकिरण की दर अधिक है तो वहाँ पर क्या बनेंगे, ऊर्जा घाटे के क्षेत्र बनते हैं। और ये ऊर्जा घाटे के क्षेत्र मुख्य रूप पर ध्रुवों पर बनते हैं। अब इनकी अलग अलग दर कहाँ पर अधिक बनते हैं कहाँ पर कम बनते हैं उसको देख लेते हैं। 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ऊर्जा अधिक के क्षेत्र बनते हैं। यहाँ पर सूर्य तप की मात्रा या सूर्य की विकिरण या उसकी ऊर्जा या ऊष्मा की मात्रा अधिकतम प्राप्त होती है, इसलिए 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ऊर्जा के अधिकतम क्षेत्र बनते हैं। ध्रुवों पर सतत ऊर्जा या ऊर्जा के क्षेत्र न्यूनतम या सतत ऊर्जा घाटे के क्षेत्र बनते हैं। यानी ध्रुवों पर जो सूर्य से प्राप्त होने वाली सौरिक विकिरण है उसकी मात्रा न्यूनतम प्राप्त होती है, इसलिए वहाँ पर ऊर्जा घाटे के क्षेत्र यानी ऊष्मा या ऊर्जा न्यूनतम प्राप्त होती है। इसलिए न्यूनतम प्राप्त होने के कारण वहाँ पर ऊर्जा के या ऊर्जा घाटे के क्षेत्र बनते हैं। ठीक है, दो मात्राएं यानी कहाँ पर अधिक बनेगी कहाँ पर कम बनेगी वो देख ली। और तीसरा पॉइंट है जो 70 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी अक्षांशों पर, यानी 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, वहाँ पर शुद्ध विकिरण 0 रहता है। यानी जितनी सूर्य की विकिरण की दर प्राप्त होगी या विकिरण की मात्रा या ऊष्मा की प्राप्त होगी, ऊष्मा की मात्रा प्राप्त होगी, उतनी ही ऊष्मा की मात्रा या ऊष्मा या विकिरण की दर वापस परावर्तित हो जाती है और उसमें ये 0 विकिरण या 0 ऊष्मा या 0 ऊर्जा बचती है या रहती है, जिसे हम शुद्ध विकिरण के रूप में 0 मानते हैं। यानी 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर जो विकिरण या ऊष्मा है वो 0 रहती है। यानी जितनी ऊष्मा हमें प्राप्त होती है उतनी ही ऊष्मा का परावर्तन हो जाता है, जिसे शुद्ध विकिरण 0 रहता है। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्ण कृष्णिका कहलाता है या कहलाती है। ऑप्शन ए, ऐसी वस्तु जो अधिकतम तापमान का विकिरण करती हो। ऑप्शन बी, ऐसी वस्तु जो अधिकतम तापमान का परावर्तन करती हो। ऑप्शन सी, जो वस्तु अपनी ओर आने वाली संपूर्ण विकिरण का अवशोषण करती हो तथा किसी भी तापमान पर अधिकतम ऊर्जा का विकिरण करती हो। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो वस्तु अपनी ओर आने वाली संपूर्ण विकिरण का अवशोषण करती हो तथा किसी भी तापमान पर अधिकतम ऊर्जा का विकिरण करती हो उसे हम पूर्ण कृष्णिका के रूप में जाना जाता है या उसे मानते हैं। अब देख लेते हैं पूर्ण कृष्णिका क्या होती है, जिसे हम ब्लैक बॉडी के रूप में जाना जाता है। तो कृष्णिका एक क्या है, काल्पनिक वस्तु है जो परावर्तन यानी जिसका विकिरण या सूर्य तप या सूर्य की इकाई या ऊष्मा का परावर्तन किए बिना आने वाली सभी विकिरण या चुंबकीय विकिरण का क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है और ये ऊर्जा का विकिरण करती है, जिसे हम कृष्णिका के रूप में जानते हैं या मानते हैं। इस प्रकार हमने आज सामान्य रूप से पृथ्वी का ऊष्मा बजट, इनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए और क्वेश्चंस के साथ में डायग्राम से भी हमने उसको समझने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। हीट बजट ऑफ अर्थ, ऊष्मा बजट, ऊष्मा संतुलन किस रूप में, कितनी इकाइयाँ हमें धरातल पर प्राप्त होती है, कितनी इकाइयाँ हम किस रूप में वापस उसका
परावर्तन होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।